हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंह ठाकुर ब्लॉग्स में। और मैं आपका दोस्त सिंह ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो वीडियो मैंने आत्म खोज यूट्यूब चैनल से लिया है। वीडियो का टाइटल है जीवन क्या है, आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, ओशो लाइफ। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ओशो बता रहे हैं कि एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन क्या है, उसे कैसे जिया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो क्लास में बात करेंगे। और गाइस, वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आत्म खोज यूट्यूब चैनल को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट। एक बड़ी प्राचीन कथा है, शायद तुमने कभी पढ़ी हो तो भी तुम समझ ना पाए होगे, क्योंकि वो कहानी इस ढंग से कही गई। अच्छा। तो उसे अज्ञानी पढ़ें तो मनोरंजन समझें, ज्ञानी पढ़ें तो जीवन का परम रहस्य बन जाए। अच्छा। तुमने बैताल पच्चीसी का नाम सुना होगा। हाँ, विक्रम बैताल का। तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो भी कोई ज्ञानियों की बात हो सकती है, बैताल पच्चीसी। पर इस देश ने बड़े अनूठे प्रयोग किए हैं। इस देश ने ऐसी किताबें लिखी हैं जिनको बहुत तलों पर पढ़ा जा सकता है, जिनमें परत दर परत अलग अलग अर्थ हैं, जिनमें एक साथ 2, 3, 4 और 5 अर्थ दौड़ते रहते हैं। अच्छा। जैसे एक साथ 5 रास्ते चल रहे हों, पैरेलल, समानांतर। तो जिसकी जो सुविधा हो, एक छोटा बच्चा भी बैताल पच्चीसी पढ़ के प्रसन्न होगा, और परम ज्ञानी भी पढ़ के प्रसन्न होगा। खोजी को मार्ग मिल जाएगा, पहुंचे हुए को मंजिल की प्रतिभिज्ञा होगी। जो नहीं खोजी, नहीं पहुंचा हुआ है, उसके लिए सिर्फ चित्त का मनोरंजन होगा, वो भी क्या कम है, थोड़ी देर को मन बहलाव हो जाएगा। बैताल पच्चीसी की पहली कथा है। 25 कथाएं बड़ी अद्भुत हैं, लेकिन पहली तुमसे कहता हूं। पहली कथा है कि सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में एक फकीर आया। सुबह का वक्त था। रिवाज के अनुसार लोग सम्राट को भेंट चढ़ाने सुबह सुबह आते थे। उस फकीर ने भी एक जंगली सा दिखाई पड़ने वाला फल अच्छा सम्राट को भेंट किया। ओके। सम्राट थोड़ा मुस्कुराया भी। इस फल को भेंट करने के लिए इतने दूर आने की जरूरत भी क्या थी, लेकिन फकीर है, फकीर के पास कुछ और हो भी नहीं सकता, तो उसने स्वीकार कर लिया। पास में बैठे वजीर को वो देता जाता था जो भी भेंट आती थी, उसने उसे दे दिया। ये क्रम 10 वर्षों तक चला। अच्छा। वो फकीर रोज सुबह आता और रोज वही उसी तरह का फिर एक जंगली फल ले आता। अच्छा। 10 वर्ष, और रोज सम्राट वजीर को फल दे देता। न तो उसने कभी पूछा, क्योंकि सैकड़ों सुबह भेंट लेने वाले देने वाले लोग थे, फुर्सत भी ना थी, समय भी ना था, और इस फकीर से पूछने जैसा भी कुछ नहीं लगा। पर एक दिन पास ही सम्राट का पाला हुआ बंदर भी बैठा हुआ था, और सम्राट ने वजीर को फल न दे के बंदर को दे दिया। अच्छा। बंदर ने फल खाया और उसके मुंह से एक बहुत बड़ा हीरा जो फल में छिपा था नीचे गिर गया। सम्राट तो चौंका, इतना बड़ा हीरा तो उसने देखा भी नहीं था। वजीर से कहा कि बाकी फल कहाँ हैं? वजीर ने ये सोचा था कि जंगली फल, पर फिर भी उसने सोचा कि सम्राटों के पास संभल के रहना पड़ता है, तो एक तलघरे में वो फेंकता जाता था, क्योंकि फलों का करोगे क्या, जंगली थे, खाने योग्य भी नहीं लगते थे, स्वाद भी ठीक नहीं था। तलघरा खोला गया, भयंकर बदबू से भरा था, क्योंकि सारे फल सड़ गए थे, लेकिन उन सड़े हुए फलों के बीच हीरे चमक रहे थे। ऐसे हीरे कभी सम्राट ने देखे नहीं थे। अच्छा। फकीर को कहा कि ये क्या राज, तुम क्या चाहते हो, किस लिए तुम 10 साल से ये भेंट ला रहे हो, और मैं कैसा अज्ञानी
कि मैंने कभी देखा भी नहीं, मैंने समझा जंगली फल। उस फकीर ने कहा होश ना हो तो जिंदगी ऐसे ही चूक जाती है। दूसरी समानांतर अर्थ की धारा शुरू होती। उस फकीर ने कहा रोज ही जिंदगी लाती है, लेकिन जंगली फल समझ के तुम फेंकते चले जाते, और हर फल के भीतर हीरा छिपा है जैसा तुमने कभी देखा नहीं। खैर जो हुआ हुआ, अब पीछे की तरफ मत जाओ, अन्यथा फिर तुम चूक जाओगे। और आगे की तरफ भी मत दौड़ो, क्योंकि मैं देखता हूं सपने दौड़ रहे हैं, क्योंकि इतने हीरे दुनिया के तुम सबसे बड़े सम्राट हो गए। आगे भी मत जाओ, पीछे भी मत जाओ, मैं कुछ और तुमसे कहना चाहता हूं, वो सुन लो। सम्राट सजग होकर बैठा, ये आदमी कोई साधारण नहीं। अब तक समझे कि फकीर जिंदगी साधारण नहीं है, और जिंदगी ने तुम्हें जो दिया है वो बिल्कुल असाधारण, लेकिन तुम्हें होश नहीं। तुम हंसोगे कि 10 साल तक ये आदमी क्यों बेहोश रहा, तुम कई जन्मों से हो। राजा वीर विक्रमादित्य तुम भी हो, हजारों साल से तुम ऐसे ही बैठे हो, और जिंदगी रोज फल दिए जा रही। हर पल छिपा हुआ जीवन का हीरा तुम्हारे पास आता। अभी कोई साधारण आदमी ना था, राजा संभल के बैठ गया। उसने कहा कि कहो, तुम्हारी एक एक बात सुनने जैसी। उसने कहा कि मैं 10 वर्ष से आ रहा हूं इसी प्रतीक्षा में कि किसी दिन तुम जागोगे, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी चाहता हूं जो वीर हो, वो तुम हो। अच्छा, इसलिए विक्रमादित्य का नाम है वीर विक्रमादित्य। सिर्फ 2 आदमियों को भारत ने वीर कहा है, एक महावीर को, एक विक्रमादित्य को। निश्चित तुम वीर हो, इसमें कोई शक शुबा नहीं, लेकिन काफी नहीं है वीर होना। वीर सावरकर। इसलिए मैं चाहता था जब तुम जाग जाओ वर्तमान के प्रति, तब मेरे काम के हो सकते हो। अब दोनों बातें घट गई, अब तुम महावीर हो। अच्छा, होश और साहस। मैं एक बड़े महान तंत्र के कार्य में लगा हूं, उसमें मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत हो जो बहुत वीर हो, जिसे कोई चीज भयभीत ना कर सके, और जो होशपूर्ण हो। अगर तुम तैयार हो तो आज अमावस की रात है, तुम सांझ मरघट पे पहुंच जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अच्छा। वो फकीर तो चला गया। सम्राट ने कई बार सोचा भी कि इस झंझट में पड़ना कि नहीं, लेकिन फिर ये तो कायरता होगी, और ये आदमी ऐसा है कि इसके साथ थोड़े दूर जाने जैसा है। पता नहीं, जैसे हम जंगली फल को फेंकते रहे, पता नहीं मरघट में कौन से स्वर्ग का या मोक्ष का द्वार खुल जाए। तो समझा बुझा के डर भी लगता था। बहादुर से बहादुर आदमी भी डरता है। तुम ये मत सोचना कि सिर्फ कायर डरते हैं, डरते तो बहादुर भी हैं। फर्क क्या है बहादुर और कायर में? बहादुर डरता है तो भी करता है, कायर डरता है भाग खड़ा होता है। डरते दोनों ही हैं, डरने के संबंध में कोई फर्क नहीं, क्योंकि जो डरे ही नहीं वो तो बहादुर भी क्या उसको कहना। वो तो लोहे लकड़ी का पत्थर का बना हुआ आदमी है, वो बहादुर भी नहीं है जो डरे ही ना। डर तो स्वाभाविक है, लेकिन बहादुर डर को किनारे पर रख देता और घुस जाता है, और भयभीत डर को सिर पर रख लेता, भाग खड़ा होता है। सही बात है। खैर आधी रात विक्रमादित्य पहुंच गया मरघट पर। बड़ा डर लगता था, बड़ी भयंकर रात थी, और साधारण रात नहीं मालूम होती थी। कभी मरघट आया भी नहीं था, महलों में ही सदा रहा था। मरघट सिर्फ शब्द ही था। तुम भी कभी रात अमावस की आधी रात मरघट जाओ, तब तुम्हें शब्द का अर्थ पता चलेगा। शब्दकोश में इसका अर्थ नहीं लिखा है। मरघट एक बड़ी अनूठी घटना है। चारों तरफ रहस्य, भय, खतरा, भूत प्रेत, चीख पुकार, और वो तांत्रिक फकीर अपना मंडल रच के बैठा है, नग्न, खोपड़ियां, एक जिंदा लाश को काट रहा है। उसने सब इंतजाम अपना कर रखा है जो उसे करना है। सम्राट से उसने कहा आ गए, ठीक। अच्छा। यहां से थोड़ी दूर, वो दूर दिखाई पड़ने वाला जो वृक्ष है, वहां एक लाश लटकी हुई। अच्छा, विक्रम बेताल वाली कहानी है ये, है ना? उस लाश को वृक्ष से उतार के ले आना है। हाँ, विक्रम बेताल वाली कहानी। ध्यान रखना, कुछ बोलना नहीं, सजग रहना और शांत रहना, क्योंकि जरा चूके कि ये कृपाण की धार पे चलना है, जरा चूके कि गए, फिर मैं भी सहायता न कर सकूंगा।
धड़कती छाती से विक्रमादित्य उस वृक्ष के पास पहुंचा। वहां बड़ा भय लगने लगा उसे, क्योंकि वहां कोई भी न था, बिल्कुल अकेला था। और उस बड़ वृक्ष में लाशें लटकी हुई थी, एक नहीं 25। अच्छा। बड़ी बदबू आ रही थी। किसी तरह नाक को अवरुद्ध करके वृक्ष पर चढ़ा, हाथ पैर कप रहे थे, वृक्ष पर चढ़ना मुश्किल था। किसी तरह उस लाश की डोरी काटी, वो लाश जमीन पे धम से नीचे गिरी। न केवल गिरी, खिलखिला के हंसी। विक्रमादित्य के प्राण छूट गए होंगे। सोचा था मुर्दा है तो जिंदा मालूम, और जिंदा भी अजीब हालत में है। घबराया हुआ नीचे आया और उससे पूछा, क्यों हंसे, क्या मामला है? बस इतना कहना था कि लाश उड़ी, वापस जाके वृक्ष से लटक गई। और लाश ने कहा कि शांत होना तो ही तुम मुझे उस फकीर तक ले जा सकोगे। तुम बोले, चुप गए। अच्छा, हाँ वही वाली कहानी है। दोबारा लाश को काट के नीचे लाया। बड़ा मुश्किल था चुप रहना, क्योंकि जब आदमी को भय लगता है तब वो कुछ बोलना चाहता, बोलने से भी थोड़ी राहत मिलती। गीत गुनगुनाने लगता है, थोड़ी हिम्मत बढ़ती, मंत्र पढ़ने लगता है, राम राम जपने लगता है। कोई सहारा चाहिए। अब बोलना भी नहीं, शांत भी रहना, भयंकर सन्नाटा और चारों तरफ मौत। शायद आदमी इसीलिए अतीत की सोचता है, भविष्य की सोचता है, क्योंकि डरता है। वर्तमान के क्षण में जीवन भी है और मौत भी, दोनों। क्योंकि वर्तमान में ही तुम मरोगे हो, वर्तमान में ही जीते हो। न तो कोई भविष्य में मर सकता है, न भविष्य में जी सकता। तुम भविष्य में मर सकते हो, जब मरोगे तब अभी और यहीं वर्तमान के क्षण में मरोगे। आज मरोगे, कल तो कोई भी नहीं मरता। कल तो मरोगे कैसे, कल तो आता ही नहीं। जब मर नहीं सकते कल में, तो जियोगे कैसे? कल का कोई आगमन ही नहीं होता, कल है ही नहीं। जो है वो अभी और यहाँ। बोले कि चूक जाते हो, सोचे कि चूक जाते हो। बड़ा कस के उसने अपने को रोका। आदमी बहादुर था। मुर्दा नीचे फिर से काट के गिर पड़ा। भयंकर खिलखिलाहट की आवाज आई, छाती कप गई। नीचे उतरा, मुर्दे को कंधे पर रखा, चलने लगा। मुर्दे ने कहा, सुनो, राह लंबी, रात अंधेरी, और तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए एक कहानी कहता हूं। ऐसी पहली कहानी। उसने कहा कि 3 युवक थे, ब्राह्मण। ये विक्रमादित्य सुनना भी नहीं चाहता था, पढ़ना भी नहीं चाहता था चक्कर में, क्योंकि जब तुम सुनो तो पता नहीं बीच में बोल उठो या कुछ हो जाए, या कम से कम सुनने में लग जाओ और जो तुमने संभाल रखा है अपने को वो चूक जाए। क्षण में चूक सकती है बात। मगर इससे नहीं कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि नहीं कहते ये लाश उठेगी और फिर वृक्ष पे चढ़ना पड़ेगा, फिर काटो। तो वो चुप ही रहा और वो मुर्दा कहानी कहने लगा। उसने कहा, एक गुरु के आश्रम में 3 युवक थे। तीनों ही गुरु की लड़की के प्रेम में पड़ गए। अच्छा। कहानी में रस आने लगा। प्रेम की कहानी में किसको रस नहीं आता? कहानी में रस आने लगा। विक्रमादित्य थोड़ा बेहोश होने लगा। संभाल रहा है, लेकिन उत्सुकता जग गई, जिज्ञासा की, फिर क्या हुआ? तीनों एक से थे, योग्य थे, अप्रतिम थे, प्रतिभाशाली थे। गुरु मुश्किल में था कि किसको चुने। युवती भी मुश्किल में थी कि किसको चुने। कोई उपाय न देखकर युवती ने आत्महत्या कर ली। अच्छा, आत्महत्या करने कोई रास्ता ही ना मिला, और ये 3 के बीच वो बड़े द्वंद में घिर गई। और तीनों चुनने योग्य थे और मुश्किल था किसको छोड़े। और जानती थी जिसको छोड़ेगी वही जीवन भर पछतावे का कारण रहेगा। 2 को छोड़ना ही पड़ेगा। 3 से तो विवाह हो नहीं सकता। इस चक्कर में आत्महत्या कर ली। बड़ी अड़चन थी, हल कोई था ना। हल न देख के आत्महत्या कर ली। लाश जलाई गई। एक युवक उन 3 में से तो मरघट पर ही उसी राख के पास रहने लगा। अच्छा। उसी राख की धुनी रमा लेता और वहीं बैठा रहता। अच्छा। दूसरा युवक इतने दुख से भर गया कि यात्रा पर निकल गया अपना दुख भुलाने को। अच्छा। घूमता रहेगा संसार में, अब बसना नहीं है, क्योंकि जिसके साथ बसना था वही ना वो चली गई।
अब घर नहीं बसाना। अच्छा। वो परिव्राजक हो गया, एक फकीर भटकता हुआ आवारा। और तीसरा युवक किसी आशा से भरा हुआ, क्योंकि उसने सुन रखा था कि ऐसे मंत्र भी हैं कि अस्थि पंजर को पुनरुज्जीवित कर दें। अच्छा। तो उसने सारी अस्थियां इकट्ठी करनी, रोज उनको गंगा ले जाता, धो के साफ करता, फिर ले आकर रख लेता, उनकी रक्षा करता कि कभी कोई मंत्र का जानने वाला मिल जाए। अच्छा, वो पॉजिटिव वे में सोच रहा था इस चीज। वर्षों बीत गए। जो घूमने निकल गया था यात्रा पर, उसे एक आदमी मिल गया जो मंत्र जानता था। अच्छा। उसने उससे मंत्र सीख लिया, मंत्र का शास्त्र ले लिया, भागा। अब डरा, वो घबराया कि पता नहीं अब अस्थि पंजर बचे भी होंगे, क्योंकि वो तो कभी के फेंक दिए गए होंगे। लेकिन आके आश्वस्त हुआ, अस्थि पंजर बचाए गए थे, उनको संजो कर रखा था उसके साथी ने। उसने मंत्र पढ़ा, वो युवती पुनरुज्जीवित हो गई, पहले से भी ज्यादा सुंदर। अच्छा। मंत्र सिक्त, उसकी देह स्वर्ण जैसी, अभी अभी ताजी, जैसे कमल का फूल अभी अभी खिला हो। फिर कलह शुरू हो गई, क्या वो किसकी? फिर वही अब तक सिचुएशन आ गया। सम्राट भी भूल चुका था कि वो क्या कर रहा है, और ये सुनने में लग गया था जैसा तुम सुनने में लग गए। उस मुर्दे ने पूछा कि सम्राट गौर से सुनो, क्योंकि फिर झगड़ा खड़ा हो गया। अब सवाल है कि इन तीन में से युवती किसकी? तुम्हारा क्या ख्याल है? और अगर तुम्हारे भीतर उत्तर आ जाए, और तुमने अगर उत्तर न दिया तो तुम इसी क्षण मर जाओगे। हाँ, उत्तर ना आए कोई हर्जा नहीं। बड़ा मुश्किल है उत्तर का ना आना। आदमी का इतना बस थोड़ी है अपने मन पर। कोई बुद्ध पुरुष हो तो ना आए, ठीक है, सुन लिया प्रश्न, उत्तर ना आया, कोई हर्जा नहीं। विक्रमादित्य बड़ी मुश्किल में पड़ा। उत्तर तो आ रहा है, बुद्धिमान आदमी था, तर्कनिष्ठ था, समझदार था, शास्त्र पढ़े थे, तर्क साफ था। अब वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उसने कहा कि बोल, अगर उत्तर आ रहा है तो बोल, अन्यथा इसी वक्त मर जाए। ना बोले तो भी मर जाएगा। उत्तर तो आ रहा है, इसलिए बोलना ही पड़ेगा। उत्तर में से ये आ रहा है, और बोलते वापस चला जाएगा पेड़ कि पे। जिसने मंत्र पढ़ के युवती को जगाया वो तो पिता तुल्य है, उसने जन्म दिया, इसलिए वो विवाह नहीं कर सकता। अच्छा। वो तो कट गया। अच्छा। जिसने अस्थियां संभाली और रोज गंगा में स्नान कराया, वो पुत्र तुल्य है, कर्तव्य है। अच्छा। सेवा, उससे शादी नहीं हो सकती। प्रेमी तो वही है जो धूनी रमाए, राख लपेटे, भूखा प्यासा मरघट पी बैठा रहा, न कहीं गया। अच्छा, वही है प्रेमी, न कहीं आया। उसी से भी होना चाहिए। तो उसी से। अच्छा। लाश छूटी, वापिस जाके वृक्ष से फिर लटक गई, क्योंकि ये आदमी बोल गया। ऐसी 25 कहानियां चलती। जीवन में तुम चूकते हो जब भी मूर्छा पकड़ लेती, जब भी तुम होश खो देते हो, जब भी जागे हुए नहीं होते, तत्क्षण जीवन का सूत्र हाथ से छूट जाता है। जब भी तुम जरा से अशांत हो जाते हो, विचार की तरंगें चल जाती, तभी जीवन का सूत्र हाथ से छूट जाता है। क्योंकि विचार की तरंग और तुम वर्तमान से च्युत, इधर उठी तरंग, उधर तुम हटे वर्तमान से। वो विक्रमादित्य हार गया। वो फिर ऐसी 25 कहानियां चलती हैं पूरी रात, और हर बार चूकता जाता है, हर बार चूकता जाता है। 25वीं कहानी पर संभल पाता है। हर कहानी में ज्यादा हिम्मत बढ़ती है, साहस बढ़ता है, ज्यादा देर तक रोकता है खुद को, ज्यादा देर तक विचार की तरंगें नहीं अनुकंपित करती। 25वीं कहानी आते आते कहानी चलती रहती है। विक्रमादित्य सुनता रहता है, भीतर कुछ भी नहीं होता। जीवन एक तैयारी है, यहां बहुत कुछ है तुम्हें उलझा लेने को। बाजार है पूरा, मीना बाजार। वहां सब तरफ बुलावा है, उत्सुकता को, जिज्ञासा को, मनोरंजन को। प्रश्न है, विचार की सुविधा है, सोच विचार का उपाय है, चिंता का कारण है, सब तरह के उलझाव हैं।
अगर तुम इस सारे संसार से ऐसे गुजर जाओ जैसे विक्रमादित्य उस मरघट से बिना बोले चुप और जागा हुआ 25वीं कहानी पे गुजर सका, तो ही तुम वर्तमान क्षण की अनुभूति को उपलब्ध होगे। संयम। अन्यथा तुमने वर्तमान जाना ही नहीं है। तुम वर्तमान से गुजरे जरूर हो, क्योंकि और कोई जगह नहीं जहां से तुम गुजरो, लेकिन बेहोश सोए हुए गुजरे हो। या तो अतीत में खोए हुए गुजरे हो या भविष्य में डूबे हुए गुजरे हो। वर्तमान से तुम्हारा कभी तालमेल नहीं बैठा, वर्तमान से संगीत नहीं छिड़ा, वर्तमान के साथ स्वर नहीं मिले। वर्तमान से स्वर मिल जाएं, तुम पाओगे एक ही है, अनेक उसके रूप ही। एक है सागर, अनेक हैं लहरें। तो दोस्तों ये थी वीडियो, और वीडियो बहुत अच्छी थी अशोक की, जिन्होंने इसमें इन्होंने कहानी सुनाते हुए समझाने की कोशिश की है कि जीवन क्या है। बेसिकली ये समझाने की कोशिश की है कि हमें हमेशा प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। कभी जो बीत गया और जो आने वाला है, ना हमें ये पता है कि आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या हो गया, और जो बीत गया उस पर तो कुछ कर नहीं सकते, उसको बदल नहीं सकते। तो जो हमारा प्रेजेंट है उसी को अगर हम संभाल लें, उसी में, तो फिर हमारा जो फ्यूचर है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि फ्यूचर भी किसी न किसी दिन प्रेजेंट होना ही है। तो अगर प्रेजेंट अभी अपना ठीक कर लेंगे तो आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, जब वो प्रेजेंट होगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरा जो उन्होंने कहानी बताई विक्रम बेताल की, ये बचपन में हम भी देखा करते थे टीवी पे। और जो अरुण गोविल हैं वो जिन्होंने राम जी का किरदार निभाया था, तो वही थे इसमें विक्रम बने हुए। वो हमेशा जो बेताल था वो हंसता हुआ आता था और कहानी सुनाता था और कहता था कि अगर उत्तर पता नहीं बताया तो मर जाओगे, और अगर वैसे भी कुछ बोले तो ही मर जाओगे। तो वो आगे कौन पीछे खाए वाली बात थी। तो ऐसा करते करते 25वीं कहानी तक वो खुद को इतना संयमित कर पाए कि अब कुछ नहीं बोलना है, और इतना संयमित कर लिया कि मन में जो आंसर है वो आंसर भी नहीं आ रहा है, ताकि जो उसको बेताल को लेके जाना है, उस फ़कीर तक, वहाँ तक लेके जाना है। तो बहुत अच्छे तरीके से ओशो ने समझाई कहानी। और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।